ओके, तो हु विल रिकैप्चुलेट कि क्या यूनिट्स होते हैं रेट कांस्टेंट के? हु इज गोइंग टू टेल? रोहित विल टेल। हाँ जी रोहित जी, आप बताइए जरा क्या यूनिट होते हैं रेट कांस्टेंट के? रोहित क्विकली, कैन यू हियर मी रोहित? रोहित जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? बस यही प्रॉब्लम हो जाती है। चलो रोहित नहीं बता रहा है, देन हु विल टेल एल्स? अनीश बताएगा। अनीश टेल मी। प्रेपरेशन कर रहे हो? अब तक तो फॉर्मूले ऐसे होने चाहिए कि मैं बोलूं बाद में, तुम्हारा सबसे पहले आंसर आना चाहिए। नहीं बताएंगे, शाबाश। Kn is equal to mole per liter whole raised to power 1 minus n and per second. That is the unit of the general formula of, I should say, chemical kinetics में Kn के unit calculation का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड रिवीजन का। On introducing the catalyst, on introducing the catalyst at 300 Kelvin, the activation energy increases by 5.75 kilojoule per mole. The ratio of rate constant K2 by K1 will be, K2 by K1 का क्या रेशो होगा? A is 20 times, B is 10 times, C is 1000 times, and the D is 100 times. Okay, type your answers in a chat box quickly. फटाफट से बताओ कि आपको क्या लगता है। On introducing the catalyst at 300 Kelvin, the activation energy increases by 5.75 kilojoule per mole. The ratio of the rate constant K2 by K1 will be, दो आंसर हमारे पास आए हैं। देवेश करेक्ट, पलक गुलेरिया करेक्ट। हाँ जी, बाकियों का बताइए फटाफट। रेस्ट टेल एवरीवन। प्रशांत बी। ओके, सबसे पहले आंसर रिसीव हुआ है देवेश का। यस देवेश, टेल हाउ। हम जल्दी जल्दी। फॉर्मूला लगेगा log K2 by K1 is equal to delta I upon 2.303 RT। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये कौन सा फॉर्मूला है बेटे? हमें इक्वेशन बनेगी। ये कौन सी इक्वेशन है केमिकल काइनेटिक्स की जिससे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? शाबाश। सेकेंड आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कहीं पे भी डाल लो झट से आपके पास आंसर आ जाएगा, हमें तो इस चीज से लेना देना है ना कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। सेकेंड आंसर मेरे पास आया था इन द चैट बॉक्स पलक गुलेरिया का। यस पलक, आप बताओ हाउ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने? पलक। मैम log K2 upon K1 equals to delta E upon 2.303 RT से। ये कौन सा इक्वेशन है और कब लगाई जाती है? मैम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन की तो कोई इक्वेशन ही मैम नहीं। रेट ऑफ कांस्टेंट।
रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटे? रेट कांस्टेंट होता है। ये कौन सी इक्वेशन है? K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 2.303 RT। और इतनी जल्दी आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, और इतनी जल्दी आपने कट ऑफ करके आंसर कैसे दिया मुझे? इक्वेशन का नाम क्लास में से दोनों बच्चों को किसी में से नहीं पता, तो फिर आप भी समझदार हो और मैं भी समझ रही हूँ कि कैसे आपने आंसर दिया। प्रशांत, यस प्रशांत बताओ बेटे कैसे किया? प्रशांत, हाउ यू हैव सॉल्व? किसी भी बच्चे को क्लास में नहीं पता कि कैटालिस्ट को इंट्रोड्यूस किया 300 केल्विन पे और एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हुई इतनी, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? यहाँ पे जो इक्वेशन लगती है उस इक्वेशन का नाम आर्हीनियस इक्वेशन है। जहां से आप लोगों ने सॉल्यूशन कॉपी किया है वहां पे आर्हीनियस इक्वेशन को मेंशन ही नहीं किया हुआ है। आर्हीनियस इक्वेशन की चेंज वाली फॉर्म दी हुई है, जबकि इक्वेशन ये होती है log of K2 by K1 is equal to delta EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। ये होती है बेसिकली आर्हीनियस इक्वेशन, या K is equal to A e raised to power minus EA by RT, ये आर्हीनियस इक्वेशन होती है। अगर मैं ये भी इक्वेशन ले लेती या कोई भी इक्वेशन ले लेती, अब उसने दो टेम्परेचर नहीं दे रखे, उसने दे रखा सिर्फ एक टेम्परेचर 300 केल्विन, तो इसका मतलब है दो टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज की बात हो रही है। तो पहले तो उसने K1 और K2 बनाए, log of K1 इज इक्वल टू log of A, इसको पहले ln नेचुरल लॉग लिया होगा, उसके बाद ये आया होगा। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता बेटे अभी तो आप कर दोगे, ठीक है ना? मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि किसी ने आंसर दिया नहीं दिया, मुझे ये प्रॉब्लम है जब पेपर में आया तो कैसे करोगे। इसको बेटे ln k लगाया, ln a आया और ln e माइनस EA बाय RT। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था, ln और e कट जाते, तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। नॉर्मली इस इक्वेशन में हम t की जगह T1 और k की जगह K1 करते हैं, और फिर t की जगह T2 और k की जगह K2 करते हैं, और EA को रखते हैं कांस्टेंट, तो ये वाली इक्वेशन आती है इससे। पर इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उस क्वेश्चन में आपके पास एक ही टेम्परेचर दे रखा है, तो इसमें K1 और EA1 करेंगे क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन RT, और यहाँ पे E2 करेंगे। ये वाली इक्वेशन हम लोगों ने क्लास में करी है, इस इक्वेशन से ये डिराइव करी है, पर इससे ये क्वेश्चन नहीं जा रहा था, ठीक है? तो इस वाली इक्वेशन को उसने ऐसे चेंज किया कि एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज किया और बाकी को सेम रखा। अब इन दोनों को माइनस करके देखो क्या होगा। मैं दोबारा से इसको लिख देती हूँ, log ऑफ K1 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA1 अपॉन RT, log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA2 अपॉन RT। अब अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, log ऑफ K1 बाय log ऑफ K2, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 बाय RT, ठीक है? और 1 बाय RT कॉमन लिया तो प्लस में कौन है, EA2, और माइनस में कौन है, EA1, ये आ जाएगा, ठीक है? दिस इज EA2 माइनस ऑफ EA1। अगर इस इक्वेशन को मैं रिवर्स करूंगी तो वो बन जाएगा log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू 1 बाय RT, और यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस आ जाएगा, EA1 माइनस EA2। आप देखो ये मैंने चेंज क्यों किया, मैं ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज की, क्योंकि उसने क्वेश्चन में वर्डिंग क्या लिखी है आपने देखा, उसने क्वेश्चन में लिखा ऑन इंट्रोड्यूसिंग द कैटलिस्ट एट 300 केल्विन द एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस बाय दिस द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी इंक्रीज हो गई, ठीक है? तो इसका मतलब है ये चेंज आ गया तुम्हारा, log ऑफ K2 बाय K1, इसको लिखेंगे डेल्टा EA, है ना, कितनी चेंज हुई, डिवाइडेड बाय RT, ठीक है? अब ये ln को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको LOG लिखेंगे, K2 बाय K1
दिस इज डेल्टा ई ए अपॉन 2.303 से जो इसको मल्टीप्लाई किया वो दूसरी साइड होकर डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन इतनी चेंज से निकलती है। अब ये इक्वेशन तो ना तो मैंने पढ़ाई थी ऐसे, ना ये इक्वेशन एनसीईआरटी में दी है। मैंने जो पढ़ाया या जो नॉर्मली होता है वो ये वाली इक्वेशन होती है जिसमें K1 और T1 होता है और K2 और T2 होता है, पर इसमें इसने K1 K2 और T1 T2 नहीं किया, इसने K1 और EA1 और K2 और EA2 किया। ठीक है, और हमेशा 2 - 1 करना होता है इसमें, तो 1 - 2 कर भी लिया तब भी उसको उल्टा कर लो। तो ये इक्वेशन इस तरीके से आई। अब जब मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम डायरेक्ट मुझे इक्वेशन बता रहे हो, तो मैं कैसे मान लूं आपको ये क्वेश्चन आता था या आप कर लोगे वैसे। बाकी अगर आपने रटी ऐसे दिया होगा क्वेश्चन, पहले किसी ने प्रैक्टिस किया तो वो बात अलग है। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन की हमने ये फॉर्म बनाई थी 2.303 RT। अब इस इक्वेशन में वो कहता है रेट कांस्टेंट कितना चेंज होगा, तो log ऑफ K2/K1 को ऐसे ही रहने दो। डेल्टा ई ए, हाँ जी, डेल्टा ई ए के बारे में कुछ उसने बोला है कि इतनी इंक्रीज हुई, यानी कि ये चेंज है, मतलब पहले कोई एक्स रही होगी अब एक्स प्लस इतनी हो गई, तो चेंज तो फिर इतना ही आया ना 5.75। तो या तो आप किलो जूल को जूल में बदल लो या फिर आप आर को किलो जूल में कर लो, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो। तो या तो क्योंकि 8.314 जूल होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे -10⁻³ लगा लो या यहाँ पे ये लगा लो, एक ही बात है। टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो ये सारी कैलकुलेशन जो आपके पास आती थी प्लस ये सारी कैलकुलेशन का आंसर वो कहता है 1 आता है। तो अगर इस सारी कैलकुलेशन का आंसर 1 आता है तो लॉग ऑफ कितना 1 होता है, लॉग ऑफ 10 1 होता है, तो ये 10 होगा, यानी कि K2 10 टाइम्स हो जाएगा K1 से। दैट वाज अ एक्चुअली क्वेश्चन। तो अभी के लिए आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी आनी चाहिए कि इस इक्वेशन में क्या किया हुआ, और इस इक्वेशन का नाम है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन केमिकल इक्विलिब्रियम की वनथॉफ इक्वेशन की डेरिवेटिव है। समझ में आ गया बेटे? अरे समझ में आ गया कि नहीं आया? आई थॉट आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. ओके जी। सेकंड देखिए, कंसिडर द बिलो गिवन फिगर। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है E1, यहाँ पे दिया हुआ है E2, ये है एनर्जी प्रोफाइल, और यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद पूछा इसमें करेक्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन छांटनी, मतलब 4 स्टेज, ये आता होगा आपको क्वेश्चन, आसान है, ग्राफ से सीधा। करेक्ट ऑप्शन उसने कहा है कि सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is E1 plus E2. Second, activation energy of forward reaction is E1 and E2, and product is less stable than the reactant, and the product is less stable. Activation energy of the forward reaction is E1 plus E2, and product is more stable. Third, activation energy for forward and backward
रिएक्शन इज, दोनों की ही E1 प्लस E2 है and the reactant is more stable, is more stable. Fourth है activation energy for the backward reaction is E1 and the product is more stable. मतलब दो दो स्टेटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट लिखी हुई है, लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है। ये तो बहुत आसान है, आप झट से कर लोगे, बस उसके स्टेटमेंट से कंफ्यूज मत हो। यस, वी गोइंग टू टेल द आंसर। अब आप सोचोगे आंसर नहीं देंगे, मैम पूछ लेते हैं। बेटे नहीं करेंगे तो तब भी तो दिक्कत है ना, मुझे तो पेपर में भी नहीं देंगे। पेपर में इसलिए दो क्योंकि किसी कोई पूछेगा नहीं। ट्राई करो। अच्छा मुझे बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी किस बच्चे को पता है कि क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी एक्सेस ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट, है ना? एक्सेस ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट के पास बेटे अपनी एनर्जी कितनी थी, इतनी केमिस्ट्री तो मैं अपने पास लेके आए थे, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है? कितनी और सप्लाई करी गई, इतनी और सप्लाई करी गई, यहां से लेके यहां तक, है ना? अब एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली या तो ऐसे कर लो, पर इसने ऐसा दिया नहीं हुआ, या तो यहां से लाइन दी होती। दूसरी डेफिनेशन है कि एक्टिवेशन एनर्जी ये होता है रिएक्टेंट और ये होती है ट्रांजिशन स्टेट बोल लो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल लो। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ट्रांजिशन स्टेट बोल लो, पढ़ा ना SN2 रिएक्शन में, जो हाई एनर्जी की होती है। उन दोनों की एनर्जी जो होती है, उन दोनों की एनर्जी का गैप, वो होता है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। इनडायरेक्टली तुम्हें क्या पता है डेफिनेशन, तुम्हें ये पता है इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास थी, कितनी हमने और दी है, हमने इनको इतनी और दी है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। पर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट सीधा ही कर लो, टोटल E2 है इतना, E1 है इतना। अगर ये E2 इतना है, E1 इतना है, E2 में से E1 माइनस कर देंगे तो इतना ही तो पोर्शन आएगा ना। मेरे ख्याल से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वगैरह का भी नहीं पता। फिर से एक स्टेप और देखो, देखो एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब मेरे पास अगर यहाँ पे रिएक्टेंट है ना बेटे, और ये पहाड़ चढ़ना है, तो पहले तो दो तरह का ग्राफ होता है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। किसकी कम है? अगर इस साइड पे एनर्जी है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। तो पहली बात तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है? और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट होता है मोर स्टेबल। पहले तो ये सीख लो। दूसरी बात, ये मेरे पास एनर्जी थी, ये रिएक्शन का प्रोग्रेस था, अब ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था, अभी भी काम तो वही है। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। अब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तो आप खुद भी समझदार हो कि प्रोडक्ट की अगर ज्यादा एनर्जी है तो रिएक्टेंट मोर स्टेबल होगा। इतना तो सब बच्चे जानते हैं ना, लोएस्ट एनर्जी इज अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। और ये ग्राफ किसका है? एंडो का। तो पहले तो ये स्टेबिलिटी चेक करते हैं ऐसे। अगर एक्सोथर्मिक है तो उसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है,
अगर एंडोथर्मिक है तो उसमें प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है और रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मान लो इस पहाड़ के ऊपर जो सबसे हाई एनर्जी की स्टेट है ना वो अनस्टेबल स्टेट है, उसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट सेम ही मतलब है। इसका मतलब ये होता है, बस इसमें थोड़ा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, कुछ ऐसा स्पीशीज है जिसमें रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ये है ना कुछ ऐसी ऐसी स्पीशीज, ये ए बन जा रहा है, बी टूट जा रहा है, ऐसे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो ये हाई एनर्जी पे है। तो इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास खुद थी, इतनी एनर्जी हमने इसको दी, तो ये जो एनर्जी सप्लाई करी ना इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो टोटल हो गई, ये टोटल एनर्जी क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मिनिमम जितनी चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें मिनिमम 100 में से 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए या 35 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए आपको, उसमें से 33-35 मार्क्स जो चाहिए उसमें से 20 तुम्हारे पास हैं, बाकी 15 के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। ये वो है, जितने 15 तुम्हें कोई कोचिंग से मिल रहे हैं या कोई किताब पढ़ने से मिल रहे हैं या मेहनत से मिल रहे हैं, वो एक्सेस है। और टोटल 35 जो है वो है आपकी ट्रांजिशन स्टेट की मैक्सिमम एनर्जी, जो आपका हाइट तक की एनर्जी। अब ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम अलग दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में भी अलग था, इसमें भी अलग है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये एनर्जी नहीं हमें दे रखी, एक्टिवेशन एनर्जी हमें पता है इतनी होती है। अब इसने कहानी दे रखी थी E1 और E2 की फॉर्म में। E1 और E2 का ना मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया, वो ऐसे है, तभी ये शायद आपने आंसर नहीं दिया। ये देखो ये ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें तो पता है ना कि जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है जितनी, ये 15 नंबर है इनके पास, हमने कितने की मेहनत कर ली, बाकी की 20 की मेहनत कर ली, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो किसके बराबर हो जाएगी, E1 प्लस E2 के। अगर यहां से उठा के वहां तक देखो तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो पहली बात तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट की जितनी एनर्जी उसको एक्सचेंज चाहिए पहाड़ तक चढ़ने के लिए, टोटल होती है थ्रेशोल्ड, है ना। तो E1 प्लस E2 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। ये तो दोनों सही है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी नहीं है। बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ E1 है, क्योंकि बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा, उसके लिए सिर्फ E1 है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड इज E1, ये ठीक है। एंड द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट मोर स्टेबल, प्रोडक्ट तो है भैया तुम्हारा हाई एनर्जी का, तो प्रोडक्ट कैसे ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए 4 भी नहीं हो सकता। नीचे वाले में भी इसने बोला हुआ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा फिर, 1 होगा। एक्टिवेशन एनर्जी तो सबको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 किस रिएक्शन की है, ये फॉरवर्ड। और अगर बैकवर्ड की पूछ ले तो कौन सी है, E1। जो हाई एनर्जी का है वो कम स्टेबल है, तो प्रोडक्ट हाई एनर्जी का तो वो कम स्टेबल है। समझ में आ गया, अरे यस और नो, Yes, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी तुम्हें बता दिया। अब आ जाओ तीसरे नंबर सवाल, इसके तो कैलकुलेशन नहीं थी, तीसरा भी आसान है, आप आराम से कर लोगे। द रेट कांस्टेंट K varies with the temperature as given by the equation log of K per minute is equal to 5 minus 2000 by T। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब किस क्वेश्चन के बारे में कहानियां क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग about this equation। पहला पॉइंट है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर is 10⁵. सेकंड है
EA is 9.212 kilocalories. Third is variation of log of K versus 1 by T is linear. अब है select the correct statement. चलिए think about it. Easy question, सिर्फ comparison करना. चलिए बताइए what can be done. अरे बताओ भाई क्या हो सकते हैं. आप तो करना ही नहीं चाह रहे हो. ध्रुव एक बार फिर से ट्राई कर बेटा. फिर से चेक करो एक बार. ये भी किस इक्वेशन का क्वेश्चन है? Who will tell किस इक्वेशन का क्वेश्चन है भाई? अरे वही इक्वेशन है, आर्हीनियस इक्वेशन. K is equal to A e raised to by RT. This is the Arrhenius equation. तो ये आपके पास आ जाएगा. मैं लॉग ले लेती हूँ पहले इसका. log of K log of A minus EA upon RT. तो इसमें LOG कर लो. log of K log of A minus EA upon 2.30 RT. अब दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में? log K पर मिनट. तो यहाँ पे लिख दो log K पर मिनट. कंपेयर करना है इसको. पर मिनट से क्या इंडिकेशन होता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. उसके बाद लिख रहा है 5 माइनस 2000 बाई टी. 5 माइनस 2000 बाई टी. बाकी तो सिर्फ आपको कैलकुलेट करना था. अब log ऑफ A कितना दिया हुआ है? 5. तो log ऑफ A 5 दिया हुआ है तो A कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको बताया था ना बेटे कि log टू द बेस 10 होता है. तो उधर कैलकुलेट करने के लिए या तो तुम पेपर में ऐसे लिख के आ जाते हो एंटी लॉग ऑफ 5. तो एंटी लॉग ऑफ 5 देखते हैं तो या फिर इसको शॉर्टकट में कैसे लिख देते हैं 10 रेज़ टू पावर 5. तो टू द बेस 10 है तो दिस इज 10 रेज़ टू पावर 5. और A क्या होता है इसमें? अगर ये एक्सपोनेंशियल है तो A को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. So this is the pre-exponential factor.
ठीक है, a इज इक्वल टू 10⁵ आ गया। अब देखो किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है a 10⁵, बिल्कुल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। अब सेकंड वाला फैक्टर, माइनस माइनस तो काट दो, EA अपॉन 2.303 R किसके बराबर आ गया, 2000 बाय बस 2000 है ना, क्योंकि टी तो सेम ही है। अब इस क्वेश्चन में R तो तुम्हें पता है, EA अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू आपके पास पता होती है, तो आप कैलकुलेट का कुछ मेंशन कर तो नहीं किया उसने, R इतना, EA इज 9.9 कुछ नहीं किया हुआ है, तो उसमें EA कैसे कैलकुलेट होगा, फिर उधर को ले जाओ इसको, EA की कैलकुलेशन मारनी है तुम्हें। ये हो जाएगा 2.303 R मल्टीप्लाइड बाय 2000, तो 2.303 इंटू 2000। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि R की कौन सी वैल्यू यूज करनी है, आप आंसर देखो क्या दिया हुआ है, कैलोरीज। कैलोरीज में R होता है 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब ये कैलोरी है यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2। अब आपको किलो कैलोरीज करना है तो 2 इंटू 10⁻³ कर दो। ठीक है, यस टेल जसमनप्रीत, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? जसमनप्रीत को यस आस्क, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हाँ जी, जिसने हैंड रेज किए हैं पूछो बेटे, क्या नहीं पता लगा? Am I audible to you? मेरी बात सुनाई दे रही है बेटा आपको? Yes. तो ये बच्चा पूछ क्यों नहीं रहा है? तो 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 2 इंटू 10⁻³ हो गया, और ये 10⁻³ हो गया। भाई जिसने हैंड रेज किया आप पूछ सकते हो, बोलो क्या बोलना है। पूछिए जसमनप्रीत, क्या पूछना है बेटे आपको? तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा आंसर 9.212 किलो कैलोरीज। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कैलकुलेशन का आंसर भी सही है। वेरिएशन ऑफ लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t इज अ लीनियर, वो तो आपको यहाँ से ही पता लग गया होगा। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाती है बेटे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। नेगेटिव स्लोप आ रही है बस इसमें, तो इसका मतलब है अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, एक साइड आपने लॉग ऑफ के ले लिया और एक साइड 1/t ले लिया, तो ऐसे, पर उसने नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप तो बोला ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन बोला है, तो इसका मतलब है सारी की सारी बातें इसकी सही हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आर्हीनियस वाली कैटेगरी से। फोर्थ क्वेश्चन इज, for the nth order reaction dx by dt is equal to rate is equal to k concentration of a raised to power n. Graph between log of rate against log of a naught is of the type, किस टाइप का होगा? This is a log rate और this is a log of a naught, और लाइंस कुछ ऐसी दी हुई हैं, ये P दी हुई है, ये Q दी हुई है, ये R दी हुई है, ये S दी हुई है। लाइंस P Q R S आर ऑफ ऑर्डर, किस किस ऑर्डर की होंगी?
ऑर्डर में PQRS का ही लिख रही हूँ ऐसे, वो होगा रिस्पेक्टिवली ऑर्डर 0 1 2 3, 3 2 1 0, 1 2 3 0, 0 3 2 1. Yes, go for this question. Try this out. क्या हो सकता है? Yes, just tell the answer of 4. हाँ जी, how you will say the answer of 4 quickly. रेट की इक्वेशन देखिए, बताइए क्या क्या हो सकता है. कोई क्वेश्चन बताना ही नहीं है. क्या दे रखी है आपके पास इक्वेशन? dx by dt is equal to k a naught raised to power n. This is the equation that is mentioned over here. और n यहाँ पे क्या है? ऑर्डर. ठीक है, आप log ले लो इसका. log of dx by dt हो जाएगा, यहाँ पे log of k हो जाएगा, प्लस log of a नॉट की पावर n हो जाएगा. तो ये log of k, n को आगे ले आओ, n log of a नॉट. तो यानी कि इक्वेशन तो आपकी बन गई log of ये रेट है. अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे log of रेट और इसमें, तो ये m आ जाएगा, ये c आ जाएगा. तो यानी कि m यानी कि स्लोप किसके बराबर हो जाएगी? n यानी कि ऑर्डर के बराबर. बहुत सीधी सी बात है. हायर द स्लोप, हायर द स्लोप, मोर इज द ऑर्डर. जितनी ज्यादा मोर इज ऑर्डर, जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतना ज्यादा ऑर्डर होगा. अब इतना तो कम से कम ग्राफ से देख ही सकते थे कि सबसे ज्यादा स्लोप किस लाइन की है. अगर ये भी नहीं देखना आता सबसे ज्यादा स्लोप किस लाइन की है, तो किस लाइन पे रखा हुआ बॉक्स सबसे जल्दी नीचे गिरेगा. अगर इस लाइन पे कोई बॉक्स रखोगे, ये ज्यादा ऐसी है ना, इससे सबसे जल्दी आएगा, इससे धीरे धीरे आएगा. तो जहां पे रखा हुआ बॉक्स सबसे जल्दी नीचे गिरता है उसका स्लोप सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा कि P की स्लोप मैक्सिमम होगी. यहाँ पे रखी चीज सबसे जल्दी नीचे आएगी और इसकी लीस्ट स्लोप होगी. यानी कि वो ऑप्शन लेना है जिसमें ये 0 होगा. तो 0 1 2 3, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ये थर्ड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये 1 ऑर्डर और 0 ऑर्डर. समझ में आई बात? इसमें तो मैथ्स भी नहीं लग रहा, वो भी नहीं लग रहा, केमिस्ट्री भी नहीं लग रही, हल्के फुल्के मैथ्स से ही काम हो गया. समझ में आया बेटे? यस मैम. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2NO plus Br2 gives 2NO-Br. The following mechanism is proposed. The following mechanism is proposed. ये मैकेनिज्म है, hence the rate law is. तो रेट लॉ क्या होगा? ए कहता है के NO का स्क्वायर Br2, बी कहता है के NO Br2, सी कहता है के NO Br2 और NO, डी कहता है के
NO और Br2 का स्क्वायर। चलो बताओ कहानी। सबसे आसान क्वेश्चन। गिविंग यू 1 minute, टेल मी द आंसर। ऐसे नहीं चलेगा। एक आंसर हमारे पास बच्चे का आया है और उस बच्चे का आंसर है ध्रुव का। एब्सोल्युटली करेक्ट ध्रुव। चलिए इसे चेक करते हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि स्लोएस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सो स्लोएस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कभी भी किसी रिएक्शन का ऑर्डर लिखना हो ना, वो डिटरमिनिंग स्टेप, वो स्लो स्टेप से लिखा जाता है। तो अब देखो स्लो स्टेप में कौन सी दो चीजें हैं, NOBr2 एंड NO, यही है। तो यानी कि रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, NOBr2 एंड NO पर। ये आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आपने एक बात नोट करी, रिएक्टेंट कौन था, NO और Br2, प्रोडक्ट कौन है, NOBr। क्या उसमें NO आता है? तो इसलिए NO है इंटरमीडिएट। कभी भी जिंदगी में रिएक्शन का ऑर्डर इंटरमीडिएट से नहीं लिखना। रिएक्शन के ऑर्डर में इंटरमीडिएट नहीं आता, फाइनल रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आता। तो इसको हटाना है, इसको बोलते हैं, इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए मैकेनिज्म में एक बार फिर से लिख लेती हूँ। NO प्लस Br2 जो कि फास्ट स्टेप था, उसमें बनता है NOBr2, ये तो आ सकता है, और NOBr2 और NO जो कि स्लो स्टेप था, वो क्या होता है, 2NOBr। ये है मैकेनिज्म। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में NO को हटाना है ना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO को बराबर रख दो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ NO पे। NO जिस स्पीड से फॉर्म हो रहा है उस स्पीड से डिकम्पोज हो रहा है, उसको बराबर रख दो। फॉर्म किस में हो रहा है, NO, किसी भी इक्वेशन में फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन से एक रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे सेकंड रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर वैसे तो ये मेथड होता है कि फॉर्मेशन और डिसोसिएशन को बराबर रख लो, पर ये यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में ही डिसोसिएट हो रहा है। बस फिर तो और आसान है, पहले में से NO और दूसरे में से NO निकाल लो और खत्म कर दो कहानी। हाँ जी, पहली इक्वेशन है NO प्लस Br2 gives NO Br2, ठीक है, और इसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा सकते हैं हम। तो इसका मतलब है फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर देखा जाएगा फास्ट वाले स्टेप से, तो NO किसके बराबर आएगा, रेट, अगर इस रिएक्शन का मैं लिखूं, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द NO की कंसंट्रेशन और Br2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, इस वाले स्टेप से। सेकेंड वाले स्टेप से अगर मैं रेट लिखूं तो दैट इज इक्वल टू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू NOBr2 की कंसंट्रेशन और NO की कंसंट्रेशन। तो जब हम इसको हटाएंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पे मान लो K1 आ गया, K1 इज इक्वल टू NO और Br2। यहाँ पे K2 आ गया, K2 इज इक्वल टू NO Br2 और NO। ठीक है, तो पहले वाले में से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, NO की वैल्यू क्या आ जाएगी, NO दोनों दोनों में अगर बराबर होगा तो दिस इज K1। अगली स्लाइड ले लेते हैं।
फर्स्ट वाली इक्वेशन में NO और Br2 है और सेकंड वाली इक्वेशन से हमें NO Br2 मिल जाएगा। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो कोई भी कांस्टेंट जिसको K डैश ले लो, K डबल डैश ले लो, वो बराबर आ जाएगा NO Br2 डिवाइडेड बाय NO एंड द Br2। ठीक है, इस इक्वेशन से NO Br2 की क्या वैल्यू निकल जाएगी? NO Br2 हो जाएगा K डबल डैश NO और Br2। ठीक है, तो जो रेट एक्सप्रेशन था उसमें था हमारा NO Br2 और NO। अच्छा, NO तो है रिएक्टेंट में, NO Br2 एलिमिनेट करना है। तो ये बन जाएगा, रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा था K NO और क्या लिखा था रेट एक्सप्रेशन? NO Br2 और NO। NO Br2 और NO, तो NO Br2 की यहाँ पे ये वैल्यू लिख दो, NO और Br2, साथ में एक और NO आ गया, NO स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो Br2 का भी स्क्वायर दिया हुआ, फर्स्ट वाज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, in the reaction A gives product minus dA by dt is equal to K1 into A. If we start with 10 molar of A, then after 1 natural lifetime, concentration of A is decreased to A is 5 molar, B is 2.5 molar, C is 10 molar by E, D is 10 molar by E square. हाँ जी, what is the expected answer? ये तो बिल्कुल कंपैरिजन का क्वेश्चन था। रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है माइनस ऑफ DA बाई DT इज इक्वल टू K1 into A, इसको रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर 10 मोलर से अगर स्टार्ट करेंगे आफ्टर द 1 नेचुरल लाइफ टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी हो जाएगी? एक्सप्रेशन क्या दे रखा था इसका? माइनस ऑफ DA बाई DT इज इक्वल टू K1 into A, इसको रेट बोलते हैं ना। रेट इज इक्वल टू K1 into A। अब रेट इज इक्वल टू K1 into A से ये पता लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो आपके पास रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, रेडियो एक्टिव डिके, जिसको एक नेचुरल लाइफ उसकी खत्म होना कहते हैं, उसके लिए इक्वेशन क्या थी? N इज इक्वल टू N0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इसे A की सेंस में लिख लो, AT
a मतलब at any time t is equal to a naught e raised to power minus k1 into t। अब वो कह रहा है कि जो आपका a नॉट है वो है 10 मोलर स्टार्टिंग में, और टाइम के लिए बोल रहा है एक नेचुरल लाइफ मतलब टाइम 1 ही होगा। तो a नॉट की वैल्यू 10 दी हुई है, तो e रेज टू पावर माइनस ऑफ k1 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 80। ये एक्सप्रेशन दे रखा था, बस इसको आप लोगों को एडजस्ट करना था। कैसे एडजस्ट करेंगे इसको? हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 80 फ्रॉम दैट? पूछा उसने किसके बारे में है? The A after the one natural lifetime is decreased to, मतलब A कितना हो गया पहले से, ठीक है। अब 10 e रेस्ट पर माइनस के को e रेस्ट पर प्लस k1 लिख सकते हैं नीचे, है ना। अब हमें ये पता है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है उसमें t की वैल्यू या t हाफ की वैल्यू कैसे रिलेट करती है, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना k1 के। तो अगर वो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक नेचुरल लाइफ हो गई एंड ई रेशो पर माइनस ऑफ k1 के टाइम्स हो गया, तो दैट मींस कंसंट्रेशन वुड बी, जितनी पहले 10 मोलर था वो उसके 1 अपॉन ई रेशो पर k1 रह जाएगी, ठीक है। अब उसने रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ बोला हुआ है क्या नहीं? k1 t if we start with the 10 molar of A, then after the one natural lifetime the concentration of A is decreased to, ठीक है। t is equal to 1 and t is actually equal to 1 by k1, ठीक है। तो इसका मतलब है या तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लो या आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है। e रेज टू पावर 1 करके लिख सकते हैं इसको, 1 by 1 करोगे तो 1 नहीं आएगा, तो 10 बाई ई के हिसाब से आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, the thermal decomposition of HCOOH is a first order reaction with rate constant 2.4 into 10 raised power minus of 3 per second at a certain temperature. Calculate how long will it take for 3/4 of initial quantity of HCOOH to decompose. A is 578 seconds, B is 225 seconds, C is 436 seconds, D is 57.8 seconds. हाँ जी, थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता है? Quickly tell bhai, what can be the answer?
ये तो आपके टेबल से भी क्वेश्चन हो जाता, मतलब आप लोगों को कैलकुलेट ना भी करना पड़ता तब भी हो जाता। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी है? 2.4 इंटू 10⁻³ इफ दिस इज अ रेट कांस्टेंट तो आप इससे हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो हाफ लाइफ पीरियड होता है 0.693/k, तो 0.693 अपॉन 2.4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, which comes out to be something like 288.75. अब जो T3/4 है, जिसको क्वार्टर हाफ लाइफ टाइम बोलते हो, वो 2 टाइम्स T हाफ होता है। जिसको ये पता है वो तो 1 मिनट में कर लेगा। क्वार्टर लाइफ टाइम का रिलेशनशिप हाफ लाइफ पीरियड से। देखो जो ऑर्डर है n और जो क्वार्टर लाइफ टाइम है उसका, वो कितने टाइम्स होता है हाफ लाइफ के, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 0 ऑर्डर के लिए ये 3/2 होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये 2 टाइम्स होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये 3 टाइम्स होता है, थर्ड ऑर्डर के लिए ये 5 टाइम्स होता है। इसको ऐसे याद कर लो ना, 3/2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 + 2 5। तो अगर ये आता है तो आप क्वेश्चन तो सीधा ही कर सकते हो। तो ये 2 टाइम्स 288.75 हो जाएगा। तो ये कुछ मल्टीप्लाई करके आपके पास बन जाएगा 577.5 या अप्रोक्सीमेटली 578 आंसर इसका आ जाएगा टाइम सेकेंड्स में। दैट वुड बी द ए ऑप्शन। करना तो पड़ेगा भाई, आप लोग तो आराम से चुप करके बैठ जाते हो कि वी वांट आंसर। ऐसे नहीं ना चलेगा इसमें। रिवीजन कैसे चल रहा है आप लोगों का? पढ़ा नहीं है अभी तक केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों ने? Have not you studied the chemical kinetics till now? Last question. If the rate of decomposition of N2O5 during a certain time interval is 2.4 into 10⁻⁴ mole per liter per minute, or N2O5 gives 2 NO2 plus half of O2, then what is rate of formation of NO and O2 in mole per liter per minute? A is 2.3 into 10⁻⁵ and 1.2 into 10⁻⁵. B is 3.8 into 10⁻⁴ and 0.6 into 10⁻⁴. C is 2.4 into 10⁻⁴ and 1.5 into 10⁻⁴. D is 4.8 into 10⁻⁴ and 1.2 into 10⁻⁴. Yes, go for it. क्या हो सकता है? यहाँ पे तो रेट एक्सप्रेशन बस लिखना, उससे काम चल जाएगा। When you will write down the rate expression, अगर आंसर ही नहीं करोगे, बोलोगे ही नहीं, तो फिर इसका मतलब है आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो।
इक्वेशन क्या थी आपकी, N2O5 ब्रेक हो रहा है इसमें, तो N2O5 ब्रेक हो रहा है तो माइनस ऑफ dN2O5 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स dNO2 बाई dt। ये मैंने 1/2 क्यों लिखा है, जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो रिवर्स हो जाता है, साथ में O2 वाली इक्वेशन आ गई, प्लस 1/1/2 लिख लो DO2 बाई dt, तो ये 2 आ गया ऊपर जाके, तो ये हाफ ऑफ डी प्लस नहीं आएगा, सॉरी इक्वल आएगा, एवरीथिंग इज इक्वल इन द रेट एक्सप्रेशन। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ध्यान से लगाते जाना, तो dNO2 बाई dt यहाँ पे माइनस आएगा इज इक्वल टू 2, तो जो प्रोडक्ट है उस केस में प्लस, रिएक्टेंट में माइनस, 2DO2 बाई dt। बस अब जिसको आपको कंपेयर करना है वो आप ले सकते हो, आपको कंपेयर करना है NO2 और N2O5 को आपस में, और निकालना क्या था dNO2 बाई dt, तो dNO2 बाई dt हो जाएगा 2 टाइम्स dN2O5 बाई dt। इसको ऐसे मत समझना कि माइनस हटा दिया, क्योंकि वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही देता है इसका, ये दिया हुआ था 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट वही रहेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा है DO2 निकालना है, तो इसको भी बराबर रख लो, DO2 बाई डी किसके बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1/2 आ जाएगा, दूसरी साइड पे 1/2 dN2O5 बाई dt, तो दिस इज 1/2 dN2O5 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 2.4 इंटू 10⁻⁴, तो दिस इज 1.2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपके पास आंसर आता है। तो जब भी रेट एक्सप्रेशन दिया हो बस इसमें लिखना आना चाहिए, उसके बाद जिसको जिससे कंपेयर करना वो आप कर सकते हो। फॉर्मेशन और डिसअपियरेंस जब लिखा होता है ना, जब डीकम्पोजिशन लिखा होता है, फिर प्लस माइनस नहीं लेने होते, फिर सब आपको डाटा ही निकालना। तो इसके अकॉर्डिंग पहला आंसर हमारा आया था, ये तो कितना आया ये वाला, ये आया 1.2 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 12 कर लोगे तो फिर उधर उस हिसाब से बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1.2 ही दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा, फिर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। पहला 4.8 लो, दूसरा 1.2। प्रैक्टिस करो भाई, तुम्हें देखने से ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स की रिवीजन मैंने आपको करवा दी है, एंड व्हेन देयर विल बी द रैंकर्स बैच, उसमें हम करेंगे ऑर्गेनिक के नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन, और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन। ठीक है जी, दिस इज ऑल फॉर द टुडे एंड रिवाइज देम वेल। थैंक यू।